हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। अब इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ बातें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बाकी बच्चों को शेयर करें। इससे क्या होगा, एक तो तुम बोर्ड दे रहे हो, फुल एडवांटेज जैसा तुम जानते हो। ठीक। सेकंड, जो भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए भी ये लेसन उतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो 1 मार्क्स कहां से आएंगे वो भी पता चलता चलेगा। तो इसे 10th के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बट फोकस 10th के बच्चे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की जब हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म जो स्प्रिंट है, समझना सभी बच्चे, नेशनलिज्म की जो स्प्रिंट है वो यूरोप में कहां से फैलती है। ठीक है, यूरोप में कहां से फैलती है और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज किसकी डिमांड करने लगती हैं, नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट तो कोई छोटा सा लड्डू है नहीं कि हमने डिमांड कर दिया और हमें मिल गया, है कि नहीं। समझना, नेशन स्टेट कोई लड्डू नहीं है कि हमने डिमांड किया और मिल गया। यानी इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स कैसे रहेंगे उसे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये भी ध्यान दें कि इस लेसन को हम कैसे पढ़ेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, the French Revolution and idea of the nation। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुमको पता चलेगा कि यहां पे मैंने कहा आइडिया ऑफ द नेशन मींस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ये कब हुआ था, कुछ बच्चों को ध्यान होगा, बाकी तो सब भूल गए, है ना। खा गए ना, भूख ज्यादा लगी रही होगी, सब खा गए। तो आगे आते हैं, यानी ये तो क्लियर हो गया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था यहीं से आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की स्प्रिंट कहां फैलती है, पूरे यूरोप में। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। फिर इसके बाद हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मीन्स कि हमने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन आया और यही आइडिया ऑफ नेशन फिर कहां फैलता है, स्प्रेड होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, थ्रू वॉर्स होता है, वॉर के थ्रू होता है। बट आता कहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में होता है। कब होता है वो अभी हम बताएंगे। तो इससे बनता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म बनने की शुरुआत होती है। अब शुरुआत होगी तो कैसे, यानी उसके लिए स्टेप होगा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। इसका टाइम पीरियड है 1830 टू 1848। ठीक है, यानी नेशनलिज्म यूरोप में होगा, नेशन स्टेट्स यूरोप की कंट्रीज बनेंगी, लेकिन कैसे बनेंगी, एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी क्रांतियां होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कहा गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्रांति हुई है, तो वही क्रांति होगी तभी तो क्या बनेगा, यूरोप नेशन स्टेट, यानी नेशनलिज्म की स्प्रिंट यूरोप में आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन। अब आधे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि सर जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन कहां से आ गया। तो बेटा जर्मनी, इटली एंड ग्रेट ब्रिटेन यूरोप की जो कंट्रीज हैं उन्हीं में शामिल है। ठीक,
पावरफुल कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकल, मिलिट्री। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम कन्वर्ट करेंगे दो तरीके से। एक तो है विजुलाइजिंग एंड नेशन। इसी के साथ हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जिसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में बाल्कन्स टेंशन। ठीक, यानी हम इसको 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले पार्ट्स में पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। अब शुरू करते हैं। हमने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। अब किसी को भी ध्यान हो तो बता सकता है, कमेंट करना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है हमारा 14 जुलाई 1789। ठीक, क्यों होता है? 9 में पढ़ चुके हो, क्योंकि सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइड थी? 3। जो थर्ड स्टेट था उसके को सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, और 5 मई 1789 को क्या हुआ था? स्टेट्स जनरल की मीटिंग हेल्ड हुई थी, जिसमें फिर से टैक्स इंक्रीज की बात हुई। रिजल्ट बायकॉट करते हैं, यानी असेंबली को लेफ्ट करते हैं, और वहीं से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, हमारा बनता क्या है? द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी वहां पे नेशन की स्टेट शुरुआत होनी शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे इसको हम थोड़ा रोकते हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप पे पहले फोकस करते हैं। तो हम एक, अगर बुक में देखोगे तो बुक ओपन करते ही एक पिक्चर मिलती है। उस पिक्चर्स में हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिलती है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, अमेरिका, फ्रांस, यानी इन सभी के सिटीजन्स क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं, होमेज कर रहे हैं। किसके सामने? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। फ्रेडरिक शार्ली ने एक ड्रीम देखा था। ठीक है, वो कब देखा था? 1848। कैसे? यानी इन्होंने एक पेंटिंग ड्रा किया था, क्रिएट किया था, उसे बोलते हैं 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग क्रिएटेड बाय फ्रेडरिक शार्ली इन 1848। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सभी तरह के बच्चों के लिए। अब इस जो पेंटिंग इन्होंने क्रिएट किया, उसमें इन्होंने एक ड्रीम देखा था। वो ड्रीम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक, यानी डेमोक्रेटिक क्या है? सिंपल लैंग्वेज में 9th में हो चुका है। ठीक, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the citizen। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the citizen। रूलर्स किससे इलेक्ट हो रहे हैं? सिटीजन से। सिटीजन कैसे होते हैं? जो एडल्ट हों, हर कंट्री में अलग अलग तरीके की जो भी एज लिमिट है। फिर इन्होंने कहा कि सोशल रिपब्लिक, ये सोशल रिपब्लिक जो इन्होंने बात की किसके लिए? स्टेट के लिए बात किया इन्होंने। ठीक, सोशल यानी स्टेट क्या है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये इनहेरिटेड पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, कि यानी कि राजा के घर में जन्म ले लियो तो राजा बन जाओगे, कुछ आए ना, किसी काम के ना हो तो राजा बन जाओगे? नहीं बनोगे। यानी फ्रेडरिक शार्ली ने अपनी सोशल रिपब्लिक में यही कहा कि स्टेट क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट मैटर नहीं है किसी का। ठीक है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक मैटर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये मिलेगी कैसे? थ्रू डेमोक्रेसी।
ये डेमोक्रेसी से मिलेगी, ना कि इनहेरिटेड वंशवाद से मिल जाएगी, डायनेस्टिक सेसेशन से मिलेगी। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि सोशल रिपब्लिक कैसी होनी चाहिए, थ्रू डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन्होंने एक इसी में देखा एब्सोल्यूटिज्म। जब एब्सोल्यूटिज्म की इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा इसको हम बोलते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सभी बच्चे ध्यान समझेंगे। देखो, निरंकुशवाद, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, यानी इन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट हैज नो रेस्ट्रेंट्स, यानी जब गवर्नमेंट की पावर पर कोई अंकुश ना हो, समझना, द गवर्नमेंट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर, यानी पावर कैसी, जो गवर्नमेंट की पावर है उस पर कोई अंकुश ना हो। कैसे, ये हमने कह दिया, ये है गवर्नमेंट, ये देखो बीच में बैठे हैं कौन, लुईस 16 बना दिया हमने, समझो। ठीक, जो लिख देते हैं, ये लुईस 16 हो गए। अब भाई हमने कहा कि नो रिस्ट्रेंट्स, जब नो रिस्ट्रेंट्स तो यानी लुईस 16 क्या थे, पहला मोनार्कियल, जब मोनार्कियल है तो फिर क्या साथ में होगा, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी पावर किसके हाथ में है, सब गुंडे के पास, यानी ये जो गुंडा बैठा है बीच में, मोनार्क यानी सम्राट, उसी के पास है। फिर मोनार्कियल है, पावर सेंट्रलाइज्ड है, तो इसने क्या किया, ये लो तोप लगा दिया, ये देखो सब लगा दिया, रॉकेट मिसाइल्स वगैरह। अब यहां से चुन्नू गए, ठीक है, कहें कि नहीं हमको ऐसी नहीं वैसी फैसिलिटीज चाहिए, पावर मोनार्कियल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने कहा ये लो आ गए, ये देखो, हुआ क्या, कहानी खत्म। यानी यहाँ पे यही इन्होंने कहा कि एब्सोल्यूटिस्ट जो है, यानी एब्सोल्यूटिज्म, जो गवर्नमेंट पावर हैज नो रिस्ट्रेंट्स, गवर्नमेंट की पावर पर कोई अंकुश नहीं है, एंड दैट वाज मोनार्कियल, सेंट्रलाइज्ड एंड मिलिटराइज्ड। इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, हटनी चाहिए, ध्यान से समझना सब लोग। फिर इन्होंने एक और ड्रीम देखा उसी में, वो था यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया में इन्होंने कहा अ विजन ऑफ अ सोसाइटी, एक सोसाइटी का इन्होंने विजन देखा। अब वो क्या था, दैट इज सो आइडल, यानी वो इतनी आदर्श रहेगी, कितनी, इतनी, अब इतनी तो कर पाओगे नहीं, अब उसको समझाने के लिए आते हैं। अब भारत में 2011 के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, ये थी 121 करोड़। अब अगर 121 करोड़ फेड्रिक सारियों के अकॉर्डिंग आते हैं, यूटोपिया को देखते हैं, तो यानी 121 करोड़ मिल के रहे, किसी से लड़े ना, झगड़े ना, सुख दुख में साथ रहें, तो रिजल्ट क्या होगा, हम पीसफुल तो बनेंगे ही बनेंगे, हमारी ग्रो की जो रेट है, ग्रोथ रेट, वो ऐसे ऐसे होगा डे बाय डे, यानी हम एक साल 2 साल के अंदर हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। ठीक, वैसा ही फेड्रिक सारियों ने यूटोपिया में देखा अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल। अब सो आइडल तो है, सपना देखो है कहीं, तो यानी इन्होंने कहा बट देयर इज नो एक्चुअली टू एग्जिस्ट, यानी इन्होंने ये कहा कि लेकिन इसके होने के चांसेस
नहीं है, यानी इतना बेहतरीन ड्रीम कोई फॉलो ही नहीं करता। ठीक है, ये तो हो गया यूटोपिया। साइड यानी ये क्या है, अ डायरेक्ट कोड सिस्टम। ये एक डायरेक्ट कोड सिस्टम है, यानी डायरेक्ट कोड सिस्टम में किसमें क्या होगा, ये एक प्रपोजल है, सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, या तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, वो भी किसके के द्वारा, बाय द सिटीजन्स। यानी प्लेबिसाइड सेम वैसा ही था ड्रीम उनका कि डायरेक्ट वोटिंग प्रपोजल लाया जाए, सिस्टम लाया जाए जिसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी हो, किसके द्वारा, बाय द सिटीजन, सिटीजन के द्वारा ये तय होना चाहिए, ना कि इनहेरिटेड। बस कि वंशवाद है, राजा के घर में जन्म ले लिए तो राजा हो, चाहे क्वालिटी हो या ना हो, वही उन्होंने कहा कि डायरेक्ट वोट सिस्टम होना चाहिए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी होगा वो किससे होगा, सिटीजन के द्वारा होगा। ठीक है, कि ये तो हमको पता ही चल गया कि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये कब हुआ था, 14 जुलाई 1789। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे यहां ध्यान देंगे। अब उसके पहले क्या होता है, 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है, जनरल की मीटिंग हेल्ड की जाती है, जो इसके पहले कब हुई होती है, 1614 में। क्यों, क्योंकि इंक्रीज करना था न्यू टैक्सेस को, किसके ऊपर, थर्ड स्टेट्स। ये 9th के बच्चे भी ध्यान दे सकते हैं इतना, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम 10th के बच्चों से इसका लेना देना नहीं, लेकिन उनको पूरा लेके चलना है, क्योंकि 9th में अगर वो कंसंट्रेट किए होंगे तो क्लियर है, नहीं तो डाउट होगा। यानी 14 जुलाई 1789 को जो फॉल ऑफ बास्टिल होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके पहले की ट्रेजेडी क्या होती है, इंसिडेंट, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग होती है। उसके पहले मीटिंग कब हेल्ड होती है, 1614। ये मोनार्क यानी लुई 16 के पास ही राइट था कि नेक्स्ट मीटिंग वो कब हेल्ड कराएगा, बट इस समय लुई 16 क्या था, वहां का सम्राट था, यानी ये मीटिंग कौन हेल्ड किया, लुई 16 ने। कब, 5 मई 1789। क्यों, इंक्रीज द न्यू टैक्सेस, किसके ऊपर, थर्ड स्टेट्स। और थर्ड स्टेट्स इस बार क्या थी, मोर पावरफुल एंड इंटेलेक्चुअल बिकॉज द सम मेंबर्स फ्रॉम क्लर्जी एंड नोबेलिटी रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेट्स इन स्टेट्स जनरल मीटिंग। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को एक वोट का अधिकार दिया जाए जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ना कि ईच सोसाइटी हैज अ वन वोट। यानी एक सोसाइटी को एक वोट नहीं, बल्कि जितने लोग मौजूद हैं उन्हें वोट का। और ये कह के वो क्या हो गए, बाहर। जब बाहर होते हैं तो उन्होंने अपने को क्या किया, होल नेशंस की तरफ से अपने को स्पोक पर्सन, और उन्होंने कहा कि जब तक नेशनल असेंबली अपना काम कंप्लीट नहीं करेगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, तब तक नेशनल असेंबली डिसमिस नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी होता है कब, 1791 में। कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी होता है 1792 में। अब 1792 में ही लुई 16 को क्या किया जाता है, उसके ऊपर सबसे पहले कोर्ट से ट्रीजन लगाया जाता है, यानी देशद्रोह। ट्रीजन के बाद उसे हैंग किया जाता है, यानी एक्सिक्यूटेड किया जाता है। फिर यानी 1792 में फ्रेंच क्या बनता है, रिपब्लिक कंट्री। अब रिपब्लिक कंट्री बन गया, यानी हमें पहला क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म की कहां से मिलती है, वो ये मिलती है। ध्यान से समझना बच्चों, सभी के लिए ये द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1789। यानी यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन हमको मिलता है नेशनलिज्म का। ठीक है, जब नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन मिल गया तो यानी अब ये क्या करेंगे, यानी ये उस नेशनलिज्म को कॉमन आइडेंटिटी, यानी लोगों में आइडिया ऑफ द नेशन की आइडेंटिटी या नेशनलिज्म की स्पिरिट को कैसे लोगों में जोड़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम द आइडिया ऑफ ला पाट्री, ठीक है, एंड ली सिटोयन,
किस लिए किया? ताकि जो यूनिफाइड कम्युनिटी है वो एंजॉय करे इक्वल राइट्स किसके अंडर में? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। समझना यहाँ पे 3 नंबर का आंसर है ये, ठीक है। यानी लापार्ट्री एंड ली सिटियोन का आइडिया इन्होंने लाया किसके लिए? जो कॉमन कम्युनिटी है यानी सबके लिए, यूनाइटेड कम्युनिटी यानी सबके लिए पितृभूमि और ली सिटियोन की बात की गई, ठीक है। जिसमें कहा गया कि यूनिफाइड कम्युनिटी, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबको इक्वल राइट्स दिया जाएगा एक। फिर अब लुई 16 मोनार्क था, यानी अब वो क्या करेगा? अब वो करेगा कि उसका जो फ्लैग है उसे हटाया जाए, यानी द न्यू फ्रेंच फ्लैग, न्यू फ्रेंच फ्लैग जिसे हम बोलते हैं ट्राई कलर वॉज चूजन एंड रिप्लेस रॉयल स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी उस जो मोनार्क का फ्रेंच फ्लैग था क्या? रॉयल स्टैंडर्ड, उसे क्या किया गया? रिप्लेस किया गया, उसकी जगह क्या आ गया? द फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर। फिर साथ में इलेक्शन कैसे होगा? स्टेट्स जनरल was elected by active citizens, यानी जो एक्टिव सिटीजन्स थे उनसे क्या होगा? स्टेट जनरल इलेक्ट होगी, जो अब क्या हो चुकी है? रिप्लेस कर दी गई, यानी रीनेम की गई है नेशनल असेंबली। समझते चलना, यानी स्टेट जनरल हो गई, नेशनल असेंबली, और कौन इलेक्ट करेगा? एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स क्या था? सबसे पहले 1791 में एक्टिव सिटीजन की डिफिनेशन दी गई थी कि हु पेज 3 days लेबर टैक्स एबव 25 ईयर ओनली मेल, यानी 25 साल के ऊपर जो मेल थे और जो 3 दिन का टैक्स दे रहे थे वो क्या थे? एक्टिव सिटीजन्स। बट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब आता है 1793 1794, उसने सभी मेल को, यानी चाहे टैक्स दे या नहीं, ऑल द मेल्स हैव राइट टू वोट, सभी मेल्स को दिया। लेकिन नेपोलियन के आते ही फिर से वो किसको हो गया? केवल जो टैक्स पे करता था यानी मेल को हो गया, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद आते हैं, साथ में उन्होंने कहा हाइम्स कंपोज की गई, ओथ टेकन हुई, मार्टर्स को कमोमरेट किया गया, यानी जो शहीद हुए थे उनका गुणगान किया गया। जैसे हमारे यहाँ होता है कोई भी मार्टर्स शहीद मार्टर्स होता है सोल्जर्स, तो हम उसको क्या करते हैं? कमोमरेट करते हैं, हम नहीं जानते, बट इन द नेम ऑफ नेशन, यानी वहां पे भी यही हुआ। हाइम्स कंपोज हुई, ओथ वर टेकन, मार्टर्स कमोमरेट इन द नेम ऑफ नेशन। साथ में अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, यानी एक बहुत बेहतरीन सिस्टम लाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में जो मेमोरियल ड्यूज था, मेमोरियल ड्यूज एंड फ्यूडल ड्यूज, इसे क्या किया गया? एबॉलिश कर दिया गया, यानी पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद बात करते हैं अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज स्प्रेड होती है, यानी ये न्यूज स्प्रेड हुई कहां पे? सपोज ये लोग फ्रेंच बाबा हैं, ठीक, अब इनको बाबा ही कहा जाएगा उस समय के अकॉर्डिंग, फ्रेंच बाबा हैं, यानी इधर उधर कोई ना कोई कंट्री तो होगी ही यूरोप की। यानी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज यहाँ फैलती है तो ये भी क्या करेंगे? यार काश हम भी फ्रेंच की तरह बन जाए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पे नेशन स्टेट बनता है, तो यानी उसके नेबर में भी सारी कंट्रीज कैसी थी? मोनार्कियल ही थी, मोनार्कियल थी, यानी कि मल्टी नेशनल डायनेस्टी थी, यानी सब मिले जुले राजाओं के द्वारा ही रूल किया जाता था। यानी वहां के सिटीजन्स ने कहा कि नहीं, हमको भी ऐसी ही चाहिए। अब जैसी न्यूज स्प्रेड होती है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है, कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज स्प्रेड होती है तो नेबरिंग कंट्रीज यानी यूरोप की लिस्ट ऑफ कंट्रीज में इसका एक्सप्रेशन कैसे पड़ता है?
तो सबसे पहले जैसे स्टूडेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप्स, स्टूडेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप्स के बीच में ये बात फैली, उन्होंने तुरंत फिर से जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया। देखते जाओ, जैकोबिन क्लब सबसे पहले कहां बना था? फ्रांस में बना था। किसने? उसका लीडर, मेन लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। यानी कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज यूरोपियन कंट्रीज में फैलती है, स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड ग्रुप्स क्या बनाने लगे? जैकोबिन क्लब्स। साथ में फ्रेंच ने भी डिक्लेयर किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें नेशन स्टेट बनने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी उनको भी आजादी हम देंगे, लिबर्टी प्रोवाइड कराएंगे। समझते चलना, लिबर्टी प्रोवाइड कराएंगे कौन? फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच उनकी हेल्प करेगी, फ्रेंच आर्मी। फिर स्टूडेंट एजुकेटेड ग्रुप्स ने क्या बनाया? जैकोबिन क्लब्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब जैकोबिन क्लब बना तो उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज किसे होगा? फ्रेंच को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जैकोबिन क्लब्स कहाँ का था? फ्रांस का था। तो यानी अब फ्रेंच आर्मीज जो थी, फ्रेंच आर्मीज जो 1790 तक यहां नहीं पहुंच पा रही थी, कहां पे? चाहे हम बात करें इटली, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। अगर हम यहां बात करें, यही फ्रेंच आर्मी 1790 तक इटली, हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जैसे जैकोबिन क्लब फॉर्म होना शुरू हुआ इन्हीं कंट्रीज में, अब फ्रेंच आर्मी इजिली से इन कंट्रीज में पहुंच गई। और साथ में नेशन स्टेट ये जो आइडिया था, ठीक है, नेशन स्टेट का आइडिया इन कंट्रीज में कहां हो गया? पहुंच गया। यानी कि आराम से फ्रेंच आर्मीज इन कंट्रीज में पहुंच गई और थ्रू वॉर के थ्रू फ्रेंच आर्मीज क्या होने लगी? इन कंट्रीज में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स लगाने लगी। यानी कि अब पूरी तरह से फ्रेंच आर्मीज का विजन इटली, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में क्या हो गया? पहुंच रहा। कैसे? यूनिफाइड वेट एंड मेजर, एबॉलिश मेनोरियल एंड फ्यूडल ड्यूज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी ये सब क्या होने लगा? वहां पर पहुंचने लगा। यानी ये तो हो गया हमारा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज स्प्रेड होती है तो यूरोपियन कंट्रीज में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। साथ में हमने कहा कि 1790 तक जो फ्रेंच आर्मी यूरोप में नहीं पहुंच पा रही थी, अब इजिली से वो रेवोल्यूशनरी वॉर्स के थ्रू अपना आइडिया ऑफ नेशनलिज्म क्या कर रही? यूरोपियंस यानी अब्रॉड में पहुंचा रही, कैरी फॉरवर्ड कर रही है। साथ में यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट आती है 1797, यानी यहीं से शुरू होता है नेपोलियनिक वॉर। ठीक है, यहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 1797 में ही नेपोलियन ने इटली पर क्या किया था? इटली पर इन्वेड किया था, यानी हमला किया था, और यहीं से उसका नेपोलियनिक वॉर शुरू होता है। बट वो नेपोलियन फ्रांस में इंपरर कैसे बनता है, इस बात को ध्यान देना। यहां पे ध्यान देना कि कैसे नेपोलियन फ्रांस का इंपरर बनता है, जब वहां पे नेशनलिज्म आ चुका है, नेशन स्टेट आ चुके हैं, इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं। तो ध्यान दो, 9 पे लेके चलते हैं फिर से। डायरेक्टरी, ध्यान आया? डायरेक्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव। अब दोनों में जब क्या हो रही थी? लो, तीर चल रहे, भाले चल रहे, तलवार चल रही है, तो दोनों में
लेजिस्लेटिव काउंसिल लगातार जो डायरेक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव थी इसको डिसमिस करने की कोशिश कर रही थी। तो इन दोनों के क्लैश का बेनिफिट किसको होता है? नेपोलियन को होता है। और नेपोलियन क्या बनता है? एम्परर ऑफ द फ्रांस। कब बनता है? 1804। अब एम्परर ऑफ द फ्रांस बनता है तो इसके बाद उसने तुरंत, ये तो क्लियर हो गया कि नेपोलियन के एम्परर बनते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो गई, बट इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स प्रिंसिपल्स था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं सिंपल कोड में सिविल कोड 1804, इसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। ठीक, यानी इसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था उसमें नेपोलियन को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, उसमें एक तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो आज द बेनिफिट्स यानी जो प्रिविलेज थे, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यहां पे ध्यान देना, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जो जन्म से ही उनको बहुत सारे राइट्स मिल जाया करते थे। वो कौन थे? क्लेरिजियन नोबिलिटी। उसे सबसे पहले उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, सबसे पहले समाप्त कर दिया। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसका सिस्टम था उसको इसने सिंप्लीफाइड किया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सिंप्लीफाइड किया। कहां पे? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इटली। ये भी 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स। यानी सबसे पहले उसने क्या किया? प्रिविलेज बेस्ड ऑन जो बर्थ थे उसे समाप्त किया। फिर डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड किया। साथ में जहां जहां फ्रेंच आर्मी पहुंच चुकी थी, समझना यहाँ पे, यानी जिन जिन कंट्रीज में फ्रेंच आर्मी का रूल चल रहा था नेपोलियनिक वॉर की वजह से, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को लागू किया गया। फ्यूडल ड्यूज एंड मैनोरियल ड्यूज, यहां पे ड्यूज नहीं, इसको सिस्टम पढ़ो बेटा सभी लोग। फ्यूडल सिस्टम एंड मोनोरियल ड्यूज क्या होते हैं? पूरी तरह से एबॉलिश हो जाते हैं। साथ में गिल्ड सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, यानी ये किसी को भी सिटी में बिजनेस करने नहीं देते थे। यानी गिल्ड सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, ये किसी को भी सिटी में बिजनेस यानी टाउन्स में बिजनेस करने नहीं देते थे। गिल्ड सिस्टम वर रिमूव, इसे हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे गिल्ड सिस्टम को। ठीक है, पीजेंट्स फ्री फ्रॉम सर्फडम, ठीक है, पीजेंट्स को पूरी तरह से क्या मिलती है? उनको सर्फडम से आजादी मिलती है। सारे पॉइंट्स बनना फिर से बन। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ क्या होते हैं? समाप्ति किसको मिलते हैं? क्लेरिजियन नोबिलिटी को। सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कहां पे? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड इटली। फिर फ्रेंच आर्मीज जहां जहां इंटर हो चुकी थी यानी कॉन्कर्ड एरिया में, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को लागू किया गया। फ्यूडल ड्यूज एंड मैनोरियल ड्यूज क्या हुआ? एबॉलिश्ड।
गिल्ड सिस्टम्स वर रिमूव, पीजेंट्स फ्री फ्रॉम सर्फडम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन and communication systems were improved। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ दी गई, सिक्योर्ड प्राइवेट राइट टू प्रॉपर्टी। अब जब ये हुआ, जो पीजेंट्स थे उन्हें सर्फडम से फ्रीडम मिली, तो एक न्यू मिडिल क्लास, स्मॉल प्रोड्यूसर्स और पीजेंट्स एक न्यूली फाउंड फ्रीडम एंजॉय कर रहा था। जब न्यूली फ्रीडम फाउंड एंजॉय कर रहा था तो उसने क्या डिमांड किया, वेट एंड मेजर्स सिस्टम जो है उसे क्या किया जाए, यूनिफाइड। साथ में इन्होंने कहा कि जो करेंसीज हैं, करेंसीज उसे भी क्या किया जाए, यूनिफाइड। क्यों? क्योंकि बहुत सारी थी। साथ में इन्होंने कहा कि जो इंटरनल ड्यूज थे उसे भी क्या किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। ठीक है, अब फिर से आते हैं। पहला हुआ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, उसे क्या हुआ, रिमूव हो गया। फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ लाई गई, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को सिंप्लीफाइड किया गया। कहाँ पे, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली। और वेयर द फ्रेंच आर्मी कॉन्कर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वर आल्सो अफेक्ट्स। ठीक है, फिर इसके अलावा मेमोरियल ड्यूज एंड फ्यूडल कस्टम्स को क्या किया गया, एबॉलिश किया गया पूरी तरह से। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, वेट एंड मेजर सिस्टम यूनिफाइड किया जाता है, करेंसीज यूनिफाइड की जाती है, कोशिश की जाती है, इंटरनल ड्यूज समाप्त होता है, जिसमें ये और ये पॉइंट सिविल कोड 1804 के पहले ही लागू हो चुका होता है। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी 3 नंबर का ही है। वो ये है कि व्हाट वाज द रिएक्शंस ऑफ द सिटीजन्स, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सिटीजन्स वेयर द फ्रेंच आर्मी कॉन्कर्ड। 3 मार्क्स का है। जहां पे फ्रेंच आर्मी कॉन्कर्ड करती है वहां पे रिएक्शंस क्या होता है, तो यानी सबसे पहला मिक्स्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, मिक्स्ड रिएक्शन कहां पे, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड में। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में मिक्स रिएक्शन होता है। साथ में मेज, मिलान, वार्सा एंड ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड में तो मिक्स रिएक्शन हुआ, लेकिन मेज, मिलान, वार्सा, ब्रुसेल्स में इसका क्या किया गया, वेलकम्ड किया गया। क्यों, हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी, यानी फ्रेंच आर्मी का वेलकम इसलिए किया गया क्योंकि लिबर्टी का क्या दिया, तोहफा दिया, हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी। ठीक है, मिक्स रिएक्शन था सिटीजन्स का, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड कंट्री, साथ में कुछ पॉपुलर सिटीज मेन, मिलान, वार्सा, ब्रुसेल्स में वेलकम किया गया, हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी। जब ये सब कुछ हुआ, ठीक है, जब ये सब कुछ हुआ तो वही मैंने कहा कि वाई द फ्रेंच आर्मी वेलकम्ड लेटर सून दे ग्रीटेड बाय द सिटीजन्स, यानी शुरू में उनका जब स्वागत हुआ तो बाद में उनको अपोज क्यों किया गया, विरोध क्यों, यानी
वेलकम इसलिए हुआ क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स मिल गए, ठीक है, रिफॉर्म्स होना से हुआ। लेकिन जैसा वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहते थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वैसा नहीं हुआ पहला। क्यों? क्योंकि सेंसरशिप लगा दी गई। अब सेंसरशिप क्या है? यानी ये तो वही हुआ लुई सिस्टम जैसा था कि प्रेस पे आजादी नहीं, मीडिया पे आजादी नहीं, वही सेम यहाँ पे। फिर टैक्सेस क्या हो गए? बढ़ा दिए गए। जब टैक्स बढ़ जाएगा तो कौन खुश रहेगा? साथ में कॉन्स्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मीज टू फोर्स to conquer rest of यूरोप। यानी जो यूथ थे उन यूरोपियन कंट्रीज के, उन्हें जबरदस्ती क्या किया जा रहा था? भर्ती किया जा रहा था। फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू फोर्स इनटू, ठीक है बेटा, वो थोड़ा सा ठीक। यानी फ्रेंच आर्मी जबरदस्ती भर्ती कर रही थी यूथ्स को। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट ऑफ यूरोप को कब्जा करना चाहती थी, ठीक है। अब समझना, पहले वेलकम होता है बेल्जियम स्विट्जरलैंड में, मेन मिलान वार्सा ब्रुसेल्स में भी वेलकम होता है। लेकिन बहुत जल्दी वो क्या होने लगता है? अपोज होने लगता है, ग्रेटेड। क्यों? क्योंकि वो जैसा चाहते थे रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म के अकॉर्डिंग वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सेंसरशिप लगा दी गई, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, कॉन्स्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू फोर्स इनटू कॉन्कर रेस्ट ऑफ यूरोप। यानी जो फ्रेंच आर्मीज का विजन था पूरे यूरोप पर कब्जा करना, उसकी वजह से वहां के यूथ को जबरदस्ती क्या किया था? भर्ती। जब भर्ती किया जाएगा तो कौन खुश रहेगा? साथ में ये लग गया तो यानी उनको लगा कि जो हमें फ्रीडम मिली है ये उसके एवज में ये ओवरवेटेड हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका अपोज किया। आज के लिए बेटा इतना ही है, टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। यानी अब हम नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जिसे बेटा जहां पे जो डाउट हो वो कमेंट्स कर देना, आंसर मिल जाएगा। और हर लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं लाइव आऊंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। साथ में जिन बच्चों ने सब्सक्राइब न किया बेटा जरूर कर दो। नंबर की जिम्मेदारी मेरी है, बट ये तभी जिम्मेदारी रहेगी जब कंसंट्रेट करोगे तुम। यानी यू कोऑपरेट टू मी एंड I guarantee 90+ marks in SST exams in the board 2021। 2021 बोर्ड में नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लेकिन साथ में कंसंट्रेशन तुम्हें करना है। यानी जो मैं बोल रहा हूं उसे एकदम कंसंट्रेट होकर सुनो। कहाँ पे क्या क्वेश्चन मैंने बताया है, आएगा तो वही सेम पैटर्न, अदरवाइज नहीं आएगा।